पिछली मरतबा हमने पेयरवाइज टेस्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया था। पेयरवाइज टेस्टिंग में हमने देखा ये था कि इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग all combinations of all values for all variables, we should only test all pairs of variables. इससे होगा क्या? इससे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं, एक्चुअली हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी इस सब चीज़ को पढ़ते हुए कि हम ऑर्थोगोनल अरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पेयर वाइज टेस्टिंग। ऑर्थोगोनल अरेज एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी रखती थी, वो हमने देख लिया था पिछली मरतबा। एक चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है, ये जो ऑर्थोगोनल अरेज होंगी ये हमने एज ए टेस्टर क्रिएट नहीं करनी होती, हमें किसी न किसी मदद से किसी न किसी जगह से ये अरेज बनी बनाई मिल जाएंगी, हमें सिर्फ ये सिलेक्ट करनी होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि एक प्रॉब्लम अगर हमें गिवन हो और उसमें वेरिएबल्स के बारे में हमें कुछ पता चल जाए कि अच्छा इसमें कितने वेरिएबल्स हैं और वो किस रेंज की वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो उसकी बेस पे हम अवेलेबल एरेज में से किस एरे को चूज़ करें और वो चूज़ करने के बाद हम अगले क्या स्टेप्स करें कि हमारे टेस्ट केसेस मुकम्मल हो जाएं। ऑर्थोगोनल अरेज को पेयरवाइज टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करने का बहुत सादा सा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को यहाँ पर स्टेप वाइज लिख दिया गया है। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं वो वेरिएबल्स जो हमारे टेस्ट प्रॉब्लम में हैं। जिस फॉर एग्जांपल सिस्टम के लिए हम पेयर वाइज टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा पहले कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके पेयर्स टेस्ट होंगे। दूसरे स्टेप पे अगर हम देखें तो हमें डिटरमिन करने द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर ईच वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई वेरिएबल 5 चॉइसेस लेता हो, किसी में 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, किसी में सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है। तो हमें ये हर वेरिएबल के लिए डिटरमिन करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें स्टडी करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम को, अपने सिस्टम को, और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको स्टडी करना पड़ेगा। हम वो स्टडी करेंगे तो हम ऑर्थोगोनल अरेज सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला काम क्या होगा? हमारा अगला काम होगा हमें कहीं से वो ऑर्थोगोनल अरे लोकेट करनी है। ये कहीं से में कोई टूल भी हो सकता है जो हमारी मदद कर देगा। कुछ किताबों में है, कुछ लोगों ने रिपोजिटरीज बनाई हुई हैं, वो हम आगे जाके देख लेंगे कि हमें मसलन कहाँ से इस तरह की एरेज बनी बनाई मिल सकती हैं। ये जो हमने सूटेबल एरे यहाँ से डिटरमिन करनी है, सूटेबल एरे से क्या मुराद है? सूटेबल एरे से मुराद है कि फॉर ईच वेरिएबल वी शुड हैव 1 कॉलम, यानी ऐसा ना हो कि उस एरे में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। सपोज हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे तो हमारे पास यहाँ पर कम अज़ कम 4 कॉलम्स होने चाहिए। 4 से बड़े हो सकते हैं ये, इन ऑर्थोगोनल अरे के अंदर जो कॉलम्स हैं वो 4 से बड़े होने, 4 या 4 से बड़े होने चाहिए। और उसके बाद वैल्यूज़ विद इन द कॉलम्स कवर चॉइसेस फॉर ईच वेरिएबल। मिसाल के तौर पर हमारे वेरिएबल से वो मुख्तलिफ चॉइसेस ले सकते थे। पहले वेरिएबल के अंदर 2 चॉइसेस थी, दूसरे के अंदर भी 2 चॉइसेस थी, तीसरे के अंदर 3 चॉइसेस थी और चौथे के अंदर 1 चॉइस थी। ये चारों वेरिएबल्स की अलग अलग चॉइसेस मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो हमने जो 4 वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा कॉलम्स की एरे सिलेक्ट की है उसमें कम अज़ कम 4 कॉलम्स ऐसे हों जो इन नीड्स को पूरे करते हों, 2 2 3 1 की नीड्स को। यानी हर कॉलम कम अज़ कम 4 कॉलम ऐसे होंगे जिसमें से 2 कॉलम्स ऐसे हों जो 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ले सकते हैं, यानी 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं जिनमें वेरिएबल्स। एक कॉलम कम अज़ कम ऐसा हो जिसमें वेरिएबल्स 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं, और एक कॉलम ऐसा हो जिसमें वेरिएबल एक काम चल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें चूज़ करना इज़ कंसिडर्ड एज सूटेबल ऑर्थोगोनल अरे या सूटेबल सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल ऑर्थोगोनल अरे। वंस वी फाउंड अ सूटेबल ऑर्थोगोनल अरे, अब हमारा काम बहुत ही आसान है उसके बाद का। उसमें हमने क्या करना है, हमें सिर्फ मैपिंग करनी है कि हमारी टेस्टिंग हमारे टेस्ट प्रॉब्लम के अंदर या हम जिस सिस्टम को टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें वेरिएबल्स में जो वैल्यूज ए बी सी डी आ रही हैं मिसाल के तौर पर, उसमें किसको हम ऑर्थोगोनल अरे के कॉलम 1 का किसको एलोकेट करेंगे, कॉलम 2 किसको एलोकेट करेंगे, कॉलम 3 किसको एलोकेट करेंगे, और फिर उनमें क्या क्या वैल्यूज़ किस किस चीज़ को करस्पॉन्ड करेंगी। और वंस we have converted that orthogonal array into choices of our variables,
अगला काम हमारा होगा टेस्ट केसेस डेवलप करना, यानी उन वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशंस के साथ हम एंड पे ये बता देंगे व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। मसलन अगर आप रिकॉल करें, पिछली मरतबा हमने एक एग्जांपल देखी थी ऑर्थोगोनल अरेज शुरू करते हुए, जिसमें एक वेबसाइट थी जिसमें काफ़ी सारे ब्राउज़र्स थे। उन ब्राउज़र्स को लोगों ने इस्तेमाल करना था डिफरेंट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर बैठ के और क्या था उसमें, और उसमें कुछ प्लगइन्स का इस्तेमाल था। And the pages the website was receiving could be from different servers, and those servers could be hosted on different server OS। इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपको याद आ रही हैं हमारी पिछली प्रॉब्लम में थी। उसी प्रॉब्लम को हम अगर देखें तो उसमें हमें सबसे पहला काम जो इधर करना है प्रोसेस फॉलो करते हुए, हमें आइडेंटिफाई करने वेरिएबल्स इन द टेस्ट प्रॉब्लम। तो उसमें जो वेरिएबल्स थे हमारे वो थे ब्राउजर्स, प्लगइन्स, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, जैसे टॉमकैट था, IIS था, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स ही टोटल मिला के 5 वेरिएबल्स बने। तो हमने पहला काम किया, इसमें हमें वो पहला काम किया वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने का, इसमें 5 वेरिएबल्स मिल गए। अगला काम क्या था? अगला काम था इनकी चॉइसेस देखना। हमने पिछले मरतबा भी देखा था इनकी चॉइसेस हैं। ब्राउज़र्स 8 किस्म के थे, जिसमें कुछ वर्जन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर के थे, कुछ वर्जन्स नेटस्केप के थे शायद, फिर मोजिला फायरफॉक्स भी था, और शायद कोई एक आधा और ब्राउज़र होगा उन चॉइसेस में। देयर वर 3 पॉसिबल वैल्यूज फॉर प्लगइन्स, जिनमें रियल प्लेयर था, शायद मीडिया प्लेयर था, और या शायद एक तीसरी और चॉइस थी नन, कि देयर वाज नो प्लगइन यूज्ड बाय द क्लाइंट। फिर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स मुख्तलिफ थे, विंडोज़ की मुख्तलिफ वर्जन्स थे। देन देयर वर 3 सर्वर्स, जिसमें से एक शायद वेब लॉजिक था, एक IIS था, और एक कोई और OS था, एक कोई और सर्वर था। दैट आई डोंट रिकॉल वो एक एप्लीकेशन सर्वर था या वेब सर्वर था। अच्छा, और जो सर्वर OS थे वो लिनक्स भी था उसमें, और विंडोज़ भी थी उसमें। तो 3 चॉइसेस उस प्रॉब्लम में सर्वर OS की थी। तो ये हमने पिछले मरतबा देखा था कि ये कोई 1296 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन जैसा कि हमने अभी रिकॉल करते हुए भी देखा है कि हमारा मकसद ये सब के सब कॉम्बिनेशंस टेस्ट करना नहीं है। हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिड्यूस कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग पेयर वाइज टेस्टिंग। अगला स्टेप है हमारा लोकेट अ सूटेबल ऑर्थोगोनल एरे। हमें मिसाल के तौर पर कहीं से एक एरे मिल जाएगी, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले, कहीं ढूंढने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी नीड क्या है। हमारी ये यहाँ पर नीड देखी जाए तो नीड हमारी ये है कि हमें 3 कॉलम्स चाहिए ऐसे जिनमें वेरिएबल्स की रेंज 3 है, यानी 3 वैल्यूज रखने वाले 3 कॉलम्स चाहिए हमें। फिर हमें 6 वैल्यूज रखने वाला एक कॉलम चाहिए, 6 वैल्यूज रखने वाला एक कॉलम चाहिए हमें। 8 वैल्यूज अकोमोडेट करने वाला एक कॉलम चाहिए, 8 वैल्यूज अकोमोडेट करने वाला एक कॉलम चाहिए। तो ये हमारे टोटल 5 कॉलम्स की हमें एरे चाहिए होगी, जिसके अंदर एक कॉलम होगा 8 वैल्यूज वाला, एक 6 वाला, एक 3 वाला। इसी चीज़ को मैं अगर कहूँ तो ये हमारी नीड है इस वक्त, 5 कॉलम्स की एरे 8 1 6 1 3 3। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है क्योंकि अभी हमें इसकी रोज़ नहीं पता। अभी हमने सिर्फ ये डिटरमिन किया कि हमारी नीड क्या है। अब जहाँ से हम किसी जगह से ये लिस्ट ऑफ ऑर्थोगोनल अरेज देख रहे होंगे, उसमें हम देखेंगे अच्छा इस तरह की कुछ अरे मिलती है अगर, तो सपोज हो सकता है उसके अंदर 48 रोज हों तो हम इसको पे L48 लिख देंगे। अगर उसमें 60 रोज होंगी तो हम उसमें 60 लिख देंगे। ठीक है जी। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कितनी रोज की अरे हमें मिलती है। जब हमारी नीड हमने अपनी स्टैब्लिश कर ली और हमें कुछ एक अरे मिल गई, तो अगला काम हमारा क्या होगा? अगला काम हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को मैप करना। प्रॉब्लम को मैप करने में क्या होता है? प्रॉब्लम को मैप करने में सिर्फ हमारा काम होता है, जैसे कुछ देर पहले बात हुई थी कि अपनी वेरिएबल चॉइसेस को हमने ऑर्थोगोनल अरेज की एंट्रीज के साथ मैप करना होता है।
यानी कॉलम 1 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, कॉलम 2 किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, वगैरह वगैरह। और अगला काम था डेवलपिंग द टेस्ट केसेस। इसी एग्जाम्पल को जरा रिकैप कर लेते हैं एक दफ़ा। एग्जाम्पल में था क्या, देयर वाज अ वेबसाइट जिसको ऑपरेट करना था डिफरेंट ब्राउज़र्स के साथ। वो ब्राउज़र्स जो थे वो मुख्तलिफ प्लगइन इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट क्लाइंट ओएस पर चल सकते थे, और डिफरेंट सर्वर से हमें HTML मिल रही थी, IIS से, अपाचे से, वेबलॉजिक से, and these servers might be running on maybe Windows NT 2000 और Linux। ये सारी चॉइसेस यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं या यूज़ करना चाह रहे हैं ऑर्थोगोनल एरेज, तो हमें वो जो स्टेप वाइज अप्रोच है वो चलानी है। उस स्टेप वाइज अप्रोच को देखते हैं कि पहले स्टेप के आखिर में हमें क्या मिलेगा, दूसरे स्टेप के आखिर में हमें क्या मिलेगा, एंड सो ऑन। हमारा पहला स्टेप था आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जब हमने आइडेंटिफाई इस एग्जांपल से किए तो हमें पता चला कि हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, नेमली ब्राउजर्स, प्लगइन्स, क्लाइंट ओएस, सर्वर एंड सर्वर ओएस। स्टेप 2 वाज टू डिटरमिन चॉइसेस फॉर वेरिएबल्स। हमने भी देखा हमारे पास 8 3 6 3 3 चॉइसेस थी फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, और वो चॉइसेस क्या थी उनको लिख लेते हैं। वो 8 चॉइसेस ब्राउजर्स के लिए थी वो भी आप लिख दी गई हैं, प्लगइन्स के लिए भी चॉइसेस लिख दी गई हैं, क्लाइंट ओएस के लिए भी सर्वर्स कौन कौन से थे वो 3 चॉइसेस थी, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स 3 चॉइसेस। तो हमने 2 स्टेप्स जब अपने चला लिए इस प्रोसेस के, तो हमें अभी तक ये पता चल गया कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने और हर वेरिएबल कितनी चॉइसेस ले सकता है और वो चॉइसेस क्या क्या है, हमें ये चीज़ें पता चल गई। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, अगले स्टेप में हमें ऑर्थोगोनल एरे लोकेट करनी है। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कम से कम कितने कॉलम्स की एरे दरकार है, और उनमें से हर कॉलम कितनी कितनी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होंगे हर कॉलम के अंदर, और फिर हम जाके किसी रिपोजिटरी से उस एरे को सिलेक्ट कर लेकर आ रहे होंगे। हमारा स्टेप 3 है लोकेट अ सूटेबल ऑर्थोगोनल एरे। हमने अभी देखा कि हमें इस तरह की एक एरे चाहिए 816133 की, यानी 5 कॉलम्स की एरे चाहिए। ये एरे हम कहाँ से लोकेट कर सकते हैं? देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। एक तो काफ़ी पुरानी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की लाइब्रेरी नील्स लॉइन की वेबसाइट पर है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम काफ़ी सारी डायमेंशंस की एरे ले सकते हैं, उसमें फैक्टर्स भी मेंशन होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसके रन्स हैं, 72 रन्स की एरे है। इसमें 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं, 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं। ये जिनके 3 लेवल्स हैं। फैक्टर्स कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हमारे यहाँ जो हमने भी देखा 5 वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। ये 5 फैक्टर्स की एरे जो हमें चाहिए, और ये उनके अंदर लेवल्स हैं। इन फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से लेवल्स, कितने कितने लेवल्स हो सकते हैं। हमें एक ऐसे एरे चाहिए 5 फैक्टर्स की जिसमें से एक फैक्टर 8 लेवल्स तक जा सकता है, एक फैक्टर 6 लेवल्स तक जा सकता है, और 3 फैक्टर्स 3 लेवल्स तक जा सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता इसमें कितने टेस्ट रन्स होंगे, ये कितने टेस्ट केसेस होंगे, वो हमें भी नहीं पता। तो ये इन्होंने काफ़ी सारी डायमेंशंस के जो न्यूअर एडिशंस, उनको एडिशंस मिली हुई थी, उनको नई न्यू कंस्ट्रक्शंस, वो इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है। वेबसाइट पे आगे मज़ीद काफ़ी बड़ा कैटलॉग है, वहाँ से हमें बहुत सारी एरेज मिल सकती हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल हैं, ये अकेले नहीं है। एक हमें सपोर्ट मिलती है, राइट साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं ये एरेज इन्होंने बना के रखी हुई हैं। ये भी मैंने सिर्फ शुरू की कुछ एरेज का स्क्रीनशॉट लिया, जैसे ये भी इनकम्प्लीट स्क्रीनशॉट है। इसके नीचे 12 इंस्टेंसेस थे टोटल। ये यहाँ पर 2 सिर्फ मैंने दिखाए हुए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो ये 4 फैक्टर्स की एरे। इसी तरह से स्प्रिंगर की भी हमें मिल जाती हैं, स्प्रिंगर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर हमें इंस्टीट्यूशनल एक्सेस हो इस चीज़ की। तो हम वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑर्थोगोनल एरेज, वहाँ से हमें मिल सकती हैं। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में भी हमें उनके मैथ डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारी एरेज प्रोवाइड की हुई हैं, हम वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये 3-4 एग्जांपल्स दी हैं जहाँ पर एरेज की रिपोजिटरीज पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, कैटलॉग पड़ी हुई है, टेबल्स पड़े हुए हैं।
हम इनमें से चूज़ कर सकते हैं या कहीं और से भी हमें एरेज मिल सकती हैं। हम एरे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहें, दो ये हमारा काम नहीं है, ये मैथमेटिशियंस कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, बट हमें एल्गोरिथम्स मिल सकते हैं एरेज कंस्ट्रक्ट करने के, वो हम इस वक्त नहीं देख रहे हैं अपने इस कोर्स के अंदर। इसी तरह से हमें कुछ टूल्स मिल सकते हैं, वो टूल्स पहले से उन्होंने एम्बेड किए होंगे अपने अंदर लाइब्रेरीज, ऑर्थोगोनल एरेज, और उन ऑर्थोगोनल एरेज की मतलब आपकी डायमेंशंस देख के, आपकी प्रॉब्लम की डायमेंशंस देख के, उसके फैक्टर्स और लेवल्स देख के द टूल्स कैन सजेस्ट कि इनमें से ये 3-4 एरेज पॉसिबल हैं, और इसमें से आप किसको चूज़ करेंगे वो आपने बता दिया उसको, तो बाकी काम फिर वो टूल कर ही लेगा। तो इस तरह के टूल्स भी हमें मिल जाते हैं, कुछ फ्रीली अवेलेबल भी हैं। ऑर्थोगोनल अरे के लिए शायद मेरे इल्म में नहीं है कोई फ्री टूल हो, लेकिन अभी हम आगे जाके पेयर वाइज टेस्टिंग में देखेंगे कि पेयर वाइज टेस्टिंग के कुछ काम हम फ्री टूल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 3 था लोकेट करना एक ऑर्थोगोनल अरे। अनफॉर्चुनेटली हमें इस पर्टिकुलर डायमेंशन की कोई ऑर्थोगोनल अरे नहीं मिली, यानी एक ऐसी एरे एग्जिस्ट नहीं करती जो 5 फैक्टर्स की हो और फिर अलाउ करती हो कि एक फैक्टर उसमें से 8 वैल्यूज़ ले सकता है, दूसरा 6 और बाकी 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं। ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? वी शुड चूज़ एन एरे जो कि नियरेस्ट टू दिस हो, नियरेस्ट टू आवर नीड हो, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पिक एन एरे जो कि लार्जर है, हमारी नीड यानी पूरी कर सकती है। उसके अंदर एक्स्ट्रा एंट्रीज तो चाहे हों, लेकिन हमारी नीड पूरी करने की कैपेबिलिटी हो। कहीं ये ना हो कि उसमें वो 6 फैक्टर्स की एरे में मिल गई सपोज, लेकिन उसमें से कोई एक फैक्टर है, एक फैक्टर भी नहीं है जो कि 8 वैल्यूज़ अलाउ करता हो, मैक्सिमम 7 वैल्यूज़ अलाउ की जा रही हैं, तो ऐसी एरे हमारे किसी काम की नहीं होगी। सिमिलरली कोई ऐसी एरे भी हो सकती है जिसके अंदर 4 फैक्टर्स हों टोटल, यानी 5 के बजाय 4 फैक्टर्स की एरे हो, वो भी हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो हमें अपनी नीड से यानी ऐसी एरे पिक करनी है जो हमारी नीड्स पूरी करती हो, एक्स्ट्रा एंट्रीज चाहे उसके अंदर आ रही हो। तो सर इसको हम कहते हैं कि हमने थोड़ी सी लार्जर एरे पिक कर ली, एंड द लार्जर एरे वुड मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर जो हमने एरे चूज़ की है वो ये एरे, इस एरे से आपको नज़र आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ये 5 कॉलम्स की एरे होगी, इसके अंदर 2 कॉलम्स ऐसे होंगे जो 8 तक वैल्यूज़ ले सकते हैं, और 3 कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि 4 तक वैल्यूज़ ले सकते हैं। अब इस एरे को पिक करने के बाद, चूज़ करने के बाद हमें समझ ये आई है कि हमारे पास 64 टेस्ट केसेस होंगे। तो वी हैव टू रन 64 टेस्ट्स once we have completed this mapping and developed our test cases. इस एरे की पहले 15-16 एंट्रीज में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये नज़र आ रही हैं, ये कुछ एंट्रीज हैं इस एरे की। तो बाकी एंट्रीज भी ज़ाहिर बात है इससे आगे होंगी, यहाँ पर सिर्फ शुरू की कुछ एंट्रीज दिखाई जा रही हैं। हमें नज़र आ रहा है कि इधर 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलम्स हैं, और पहले कॉलम के अंदर तो भी खैर पार्शली ही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। दूसरे कॉलम में हम देख रहे हैं 1 3 4 2, ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। तीसरे कॉलम में हमें 7 और 8 भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये भी 8 वैल्यूज़ लेने वाला कॉलम होगा, क्योंकि इसमें 8 तक हम जा रहे हैं। इस कॉलम में भी हम 4 से ऊपर नहीं गए, इसमें भी 4 से ऊपर नहीं गए, तो 3 कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर हम 4 तक वैल्यूज़ ले सकते हैं, और एक कॉलम में ये 8 वाला नज़र आ रहा है, और ये जो पहला कॉलम है भी असल में 8 वैल्यूज़ का है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर स्नैपशॉट जो मैंने दिखाया है इसमें इस 8 का हिस्सा में नज़र नहीं। तो हमारी मैपिंग यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई, जिसके जहाँ हमने एरे देख ली बना के, या बनी बनाई एरे हमने उठा ली, यहाँ पर हमारी मैपिंग मुकम्मल नहीं हुई। एरे चूज़ करने के बाद अगला स्टेप होता है हम अब हर चॉइस को कोई ना कोई वैल्यू से, अपनी एरे की वैल्यूज़ और हमारी चॉइसेस ये आपस में मैप होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें अगर, तो ब्राउज़र को हमने कहा कि ये कॉलम 1 में उसकी एंट्रीज आएंगी ब्राउज़र की, कॉलम 2 में एंट्रीज किसकी आएंगी, प्लगइन की, कॉलम 3 में क्लाइंट ओएस की, कॉलम 4 में सर्वर की, और कॉलम 5 में सर्वर ओएस की। अब जाहिर है हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में ही अपनी एंट्रीज रखवा सकते हैं। अगर हमारा पहला कॉलम ऐसा होता जो 3 एंट्रीज ले सकता है, तो फिर हम यकीनन ब्राउज़र को पहले कॉलम पर मैप
नहीं कर सकते थे। तो अब अभी भी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमें वेरिएबल्स को कॉलम पे मैप करने के बाद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी मैप करना होता है। अब पहले कॉलम में 1 का क्या मतलब होगा? 1 in first column would represent IE5, 2 would represent IE5.5, 8 would represent Opera 7. Similarly column 2 में 2 का मतलब होगा रियल प्लेयर और 3 का मतलब होगा मीडिया प्लेयर और 4 इज अनयूज्ड। 4 को हम कह सकते हैं इट इज़ एन एक्स्ट्रा वैल्यू। हमारे पास तो इस वेरिएबल में यानी कॉलम 2 के लिए जो वेरिएबल है प्लग इन उसमें ऑप्शन ही 3 थी, तो चौथी वैल्यू शायद अनयूज जाएगी। क्लाइंट ओएस के अंदर भी हमने मैपिंग कर दी। फॉर एग्जांपल 2 कोरस्पॉन्ड्स टू विंडोज 98, 4 कोरस्पॉन्ड्स टू विंडोज NT, लेकिन इसमें भी 2 वैल्यूज अनयूज्ड आ रही हैं 7 एंड 8। इनके हमारे पास तो कोई वेरिएबल वैल्यूज नहीं है जो कि इनको कोरस्पॉन्ड करें। कॉलम 4 में भी हमारे पास एक अनयूज्ड वैल्यू है और कॉलम 5 में भी हमारे पास एक अनयूज्ड वैल्यू। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी नीड तो 3 वैल्यूज़ वाले वेरिएबल्स थी, लेकिन हमें मिले कौन से? 4 वैल्यूज़ वाले वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ऐसे तीनों वेरिएबल्स जो कि 4 वैल्यूज़ ले सकते हैं आप, वो हमारी 3 वाली नीड तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक एक्स्ट्रा नंबर लिखा गया होगा, जैसे कि ये 4 और एक और ये वाला 4। सिमिलरली हमारी नीड में एक और जो चीज़ थी वो थी 6⁻1, यानी 6 लेवल्स का एक फैक्टर था, लेकिन हमें मिला क्या? उसकी जगह 8 लेवल्स का एक और फैक्टर मिल गया, जिसकी वजह से हमें ये 2 वैल्यूज, ये 8 और ये 7 एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं कॉलम 3 के अंदर। और तीसरी हमारी जो नीड थी वो 8 लेवल्स का एक और फैक्टर था, वो हमारा मुकम्मल एग्जॉस्ट हो चुका है। ये पहले वाला जो वेरिएबल है ये मुकम्मल एग्जॉस्ट हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें पूरी एरे नज़र आ रही है। यहाँ तक 16 एंट्रीज़ हैं, फिर अगली 16 एंट्रीज़ यहाँ आ गई, फिर उससे अगली 16 एंट्रीज़ इधर आ रही हैं, यहाँ 48 तक आ गए और ये 64 तक आ गए। ये हमारी 16 एंट्रीज़ हैं। हम यहाँ पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं कि पहले कॉलम में हम 8 तक जा रहे हैं। इसमें 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है। और दूसरे कॉलम में हमारा मैक्सिमम नंबर 4 है, तीसरे में भी हमारा मैक्सिमम नंबर 8 है, चौथे में हमारा मैक्सिमम नंबर 4 है और पाँचवें में हमारा मैक्सिमम नंबर 4 है। तो ये पूरी अरे यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अगला काम हमने अब क्या करना है? सिर्फ रिप्लेस करना है इन वंस को IE5 के साथ इन कॉलम 1, वंस को नन के साथ इन कॉलम 2 एंड जब हमने ये मैपिंग कर दी तो हमारी एरे की ये फॉर्म हो जाएगी। पहला कॉलम जैसे मुकम्मल फिल हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हमें पहली 32 एंट्रीज नज़र आ रही हैं, हाफ ऑफ द एरे। इसका पहला कॉलम मुकम्मल फिल हुआ नज़र आ रहा है। पन की जगह हमने IE5 डाला था, किसी और वैल्यू की जगह हमने IE6 डाला था। जो भी हमने मैपिंग अपनी सिलेक्ट की थी, जो भी मैपिंग हमने डिसाइड की थी, उस मैपिंग के हिसाब से हमने 3 की जगह IE5 चूज़ किया था, IE6 सॉरी, 3 की जगह IE6 चूज़ किया था, 1 की जगह IE5 चूज़ किया था और 2 की जगह हमने कहा था हम IE5.5 कहेंगे। तो जो हमारी मैपिंग थी उसके हिसाब से हमने वैल्यूज़ एंटर कर दी। नोटिस दीज वैल्यूज़ विच आर, जिसको हमने कहा था कि दीज आर अनयूज्ड वैल्यूज़, ये हर कॉलम में हमें नज़र आ रही हैं पहले कॉलम के अलावा, क्योंकि पहला कॉलम तो नहीं 8 एंट्रीज़ का था, बाकी हर कॉलम में हमें ये वाली एंट्रीज़ नज़र आ रही हैं। इन एंट्रीज़ को भी हमें इवेंचुअली डील करना पड़ेगा। वो ये पहली 32 एंट्रीज हम देख चुके हैं, अगली 32 एंट्रीज यहाँ पर हैं। इधर भी पहली 32 एंट्रीज की तरह हमें एक्स्ट्रा वैल्यूज नज़र आ रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत क्लियर है कि इस तरह से हमने मैपिंग करने के बाद सिर्फ रिप्लेस कर दिया है वंस को कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइंड मैपिंग के साथ। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमने ये काम कैसे किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने
किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट किया, जहाँ पर हमें कहा गया था कि हम 3 को हम लिनक्स रखेंगे, तो 3 की जगह हमने इधर लिनक्स डाल दिया आखिरी कॉलम के अंदर। अब मसला ये खड़ा हो गया कि जो एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं जिनको मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, इन एंट्रीज को, इनके साथ क्या किया जाए। यहाँ पर तो सिर्फ जो एंट्रीज नज़र आ रही हैं वो हमें सेल्स के अंदर नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी होता है बाज़ का कि हम जो एरे लोकेट करते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फैक्टर्स की एरे होती है। मैंने कहा था कि हमें नियरेस्ट लार्जर एरे पिक करनी होती है, तो इसमें 2 चांसेस हैं ना। एक चांस तो ये है कि हमें जो लार्जर एरे मिल रही है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा मिल रहे हैं, हमें 1 या 2 या 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स मिल रहे हैं। और दूसरा चांस ये है कि हमें कुछ वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल चॉइसेस रिकॉर्ड करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, जैसे हमें इस एग्जांपल में मिली। तो इन केस ऑफ अनयूज्ड कॉलम्स क्या करना चाहिए, इन केस ऑफ अनयूज्ड सेल्स क्या करना चाहिए। इसके लिए जो तरीका है वो ये है कि अगर अनयूज्ड कॉलम्स हों तो हम बहुत ही आराम से उस कॉलम को, जो अनयूज्ड कॉलम है उसको डिलीट कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसको डिलीट कर सकते हैं। इस एक्स्ट्रा कॉलम को डिलीट करने से हमारी एरे पे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी कॉलम्स की पेयर वाइज कॉम्बिनेशन वैसे ही रहेंगे। वो जो कॉलम डिलीट हुआ है उसके साथ बाकी के जो पेयर्स से वो ख़राब होते, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हैं वो उनकी पेयर्स एग्जिस्ट करते रहेंगे। कॉलम डिलीट हुआ है उसके पेयर्स अगर अभी एग्जिस्ट नहीं भी करते तो इट वुडंट मैटर, क्योंकि वो तो एक एक्स्ट्रा कॉलम था। तो एरे वुड रिमेन ऑर्थोगोनल by deleting the unused या extra column. In case of unused cells हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस रो को डिलीट कर देते हैं, सपोज इसके अंदर ये 4 आ रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं तो हम ये वाली एंट्रीज भी डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन विंडोज़ 95 वेब लॉजिक के साथ हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे विंडोज़ 95 जो है ये हमारी क्लाइंट साइड की का ओएस है। बिल्कुल ऐसे ही सपोज हम इस वाली लाइन को डिलीट करते हैं तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन है, हमने एंटी का वेब लॉजिक के साथ कॉम्बिनेशन है या वेब लॉजिक का विंडोज़ 2000 कॉम्बिनेशन ये हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन डिलीट करना ये बात तो सही नहीं है। अब हम क्या, अगर हम इस वक्त डिलीशन के ऑप्शन लेते हैं तो होगा क्या, हमारी एरे ऑर्थोगोनल रहेगी और हम अपने वैलिड टेस्ट केसेस डिलीट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है हम डिलीट तो नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक ये चॉइस है और दूसरी ये चॉइस है। डिलीशन इज़ नो चॉइस इन केस ऑफ अनयूज्ड सेल्स, जैसे कि हमारे एग्जांपल के अंदर है। या तो हम फॉर एवरी एंट्री जो हमें एक कॉलम में हमें वी इनकाउंटर एन एंट्री, फॉर एग्जांपल पहले ये एंट्री हमने इनकाउंटर की इसी कॉलम में, फिर अगली ये एंट्री इनकाउंटर की, फिर उसके बाद ये एंट्री इनकाउंटर की। तो इसमें पहले हम क्या करें जी, हम पहले कहें कि जी 4 की जगह हम पहली वैलिड एंट्री डालेंगे विच वॉज IIS। फिर उसके बाद जो अगली दफ़ा 4 आएगा उसमें उससे अगली वैलिड वैल्यू देंगे विच कुड बी वेब लॉजिक। उसके बाद जब अगली मरतबा 4 आएगा तो अब हम अपनी इससे अगली वैलिड एंट्री देंगे विच इज़ अपाची। फिर अगले 4 के ऊपर फिर पहली एंट्री IIS आएगी, उसके बाद वेब लॉजिक आएगा, फिर अपाची आएगा, फिर IIS, फिर वेब लॉजिक, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपाची। ये है हमारी ये पहली वाली अप्रोच। इस अप्रोच के तहत हम कह रहे हैं कि हर इंस्टेंस के ऊपर, यानी हर एक्स्ट्रा एंट्री जब हम एक कॉलम में इनकाउंटर करते हैं तो उसमें हर दफ़ा हम कोई एक वैल्यू चूज़ कर लें। यहाँ पर जैसे मैं वैल्यू चूज़ करते हुए कहा कि जी पहली वैल्यू पहली मरतबा आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम एनी वैल्यू में ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं और हम रेंडमली भी कोई वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, कोई भी। रिमेंबर हमारी ऑर्थोगोनल एरे ऑर्थोगोनल ही थी अभी तक। अब जब हमने ये एंट्रीज कर दी हैं जो कि एक्स्ट्रा एंट्रीज को कवर करने के लिए की हैं, अब ये जो रिजल्टेंट हमारी मैपिंग के बाद वाले कॉम्बिनेशंस हैं, अब वो ऑर्थोगोनल की जो प्रॉपर्टी थी जिसमें कह रहे थे कि अगर कोई कॉम्बिनेशन 2 दफ़ा आया तो वो हर कॉलम में अगर कोई कॉम्बिनेशन 2 दफ़ा आ गया तो तमाम कॉम्बिनेशन 2 दफ़ा ही आएंगे। अब वो चीज़ होल्ड नहीं कर रही होगी। इसका असर ऑर्थोगोनैलिटी पर नहीं होगा। ऑर्थोगोनल एरे तो ऑर्थोगोनल एरे थी,
ये जो हमने उसको मैप किया है अपने प्रॉब्लम के लिए, ये उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है। अरे अंडरलाइंग अरे वुड स्टिल बी एन ऑर्थोगोनल अरे। दूसरी चॉइस क्या थी? दूसरी चॉइस ये थी कि वी शुड चूज सिंगल वैलिड वैल्यू, यानी इंस्टेड ऑफ चेंजिंग वैल्यूज एट एवरी इनकाउंटर हम एक ही वैल्यू रखें। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जहाँ जहाँ पर 4 आया वहाँ पर हम हमेशा अपाची ही लिखेंगे। ये दूसरा तरीका है। तो एक ये तरीका इस्तेमाल करने का, इस एक्स्ट्रा सेल को ख़त्म करने का या उसको रिजॉल्व करने का, और दूसरा ये तरीका है। इनको हम इस तरह से छोड़ क्यों नहीं सकते? एक ऑप्शन ये भी जहन में आती है कि हम इनको ऐसे लिखा रहने दें, 7 को 7 लिखा रहने दें, 4 को 4 लिखा रहने दें। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि हम ये कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 और 4 को रिप्लेस नहीं करता टेस्ट केस नंबर 54 के अंदर, तो मेरा टेस्ट डेटा इनकम्प्लीट है। क्योंकि टेस्ट डेटा इनकम्प्लीट है तो मेरा ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। इसलिए इट इज़ मैंडेटरी कि हम इनको फिल करें। यहाँ हमें अपनी इस मैपिंग के बाद ऑर्थोगोनल अरे की जो शक्ल होगी, या जो हमारी रिजल्टेंट अरे है जिसके अगेंस्ट हमें टेस्ट केसेस बनाने, इसकी पहली 16 रोज नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमने अपनी एक्स्ट्रा एंट्रीज को ख़त्म कर लिया, और इन एक्स्ट्रा एंट्रीज की जगह हमने जो अप्रोच इस्तेमाल की वो ये थी कि सिंगल वैल्यू रिप्लेस कर दी है हमेशा। जैसे कि हम देख सकते हैं कॉलम 2 के अंदर 4 की जगह हमेशा नन आएगा। इधर टेस्ट केस नंबर 2 में भी नन है, और इधर टेस्ट केस नंबर 3 में भी नन है। टेस्ट केस नंबर 9 में भी अगर हम देखें तो नन लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने सिंगल वैल्यू के ज़रिए अपने कॉलम मतलब अपनी तमाम अनयूज्ड एंट्रीज को फिल इन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एक्स्ट्रा एंट्रीज को कंप्लीट कर लिए। टेस्ट केस नंबर 6 में हमने 7 की जगह विंडोज़ 95 डाला। तो बिल्कुल अगर आप देखें टेस्ट केस नंबर 14 में भी यही हुआ है। टेस्ट केस नंबर 14 में भी यहाँ पर विंडोज़ 95 आया हुआ है। तो सिंगल वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। तो इस तरह से हमारी रिजल्टेंट जो एरे होगी वो जो राइट साइड पर हमें नज़र आ रही है इस तरह की होगी। इसमें कोई भी टेस्ट केस इनकम्प्लीट नहीं होगा, टेस्ट डेटा इनकम्प्लीट नहीं होगा। तो इससे बाद जो हमारा स्टेप है उसमें हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या चेंज लानी है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कि हमारा टेस्ट केस मुकम्मल हो जाए। यहाँ हमें अपनी इस मैपिंग के बाद ऑर्थोगोनल अरे की जो शक्ल होगी, या जो हमारी रिजल्टेंट अरे है जिसके अगेंस्ट हमें टेस्ट केसेस बनाने, इसकी पहली 16 रोज नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमने अपनी एक्स्ट्रा एंट्रीज को ख़त्म कर लिया, और इन एक्स्ट्रा एंट्रीज की जगह हमने जो अप्रोच इस्तेमाल की वो ये थी कि सिंगल वैल्यू रिप्लेस कर दी है हमेशा। जैसे कि हम देख सकते हैं कॉलम 2 के अंदर 4 की जगह हमेशा नन आएगा। इधर टेस्ट केस नंबर 2 में भी नन है, और इधर टेस्ट केस नंबर 3 में भी नन है। टेस्ट केस नंबर 9 में भी अगर हम देखें तो नन लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने सिंगल वैल्यू के ज़रिए अपनी कॉलम मतलब अपनी तमाम अनयूज्ड एंट्रीज को फिल इन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एक्स्ट्रा एंट्रीज को कंप्लीट कर लिए। टेस्ट केस नंबर 6 में हमने 7 की जगह विंडोज़ 95 डाला। तो बिल्कुल अगर आप देखें टेस्ट के नंबर 14 में भी यही हुआ है। टेस्ट केस नंबर 14 में भी यहाँ पर विंडोज़ 95 आया हुआ है। तो सिंगल वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। तो इस तरह से हमारी रिजल्टेंट जो एरे होगी वो जो राइट साइड पर हमें नज़र आ रही है इस तरह की होगी। इसमें कोई भी टेस्ट केस इनकम्प्लीट नहीं होगा, टेस्ट डेटा इनकम्प्लीट नहीं होगा। तो इससे बाद जो हमारा स्टेप है उसमें हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या चेंज लानी है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कि हमारा टेस्ट केस मुकम्मल हो जाए।